हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के बचे कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको एक वायलिन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वायलिन सभी बच्चों को पता ही है। ठीक है, नहीं पता है तो मोहब्बतें मूवी देख लो। ठीक है, शाहरुख खान के हाथ में जो क्या नाम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वायलिन है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 440 हर्ट्स। फंडामेंटल है, मतलब ये एन है। वॉट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन? तो मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों। ये देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है एन। फंडामेंटल क्या होता है? एन। अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, वन। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन तो ये वन देखकर अपन फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ये क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है स्ट्रिंग वाले केस में, और कौन से पाइप वाले, ओपन पाइप वाले केस में सेम कहानी रहती है। तो अगर मैं सेकंड ओवरटोन की बात करूं तो ये 3 टाइम्स ऑफ एन होता है। कितना होता है? अब इनका ना एक जनरल फॉर्मूला है, आप ऐसे लिख सकते हो, एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 टाइम्स ऑफ एन। जैसे ये 1 है तो 1 + 1 2 टाइम्स ऑफ एन, 2 है तो 2 + 1 3 टाइम्स ऑफ एन। इस फॉर्मूले को याद रखिए। ये वाला फॉर्मूला आपका स्ट्रिंग के लिए भी एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल है? ओपन पाइप। ठीक है, ऑर्गन पाइप जो होता है ओपन एट बोथ दी एंड्स। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। तो डेटा में आप क्या कर लोगे? n इज इक्वल टू 440 हर्ट्स। ठीक है, और आपका n1 क्वेश्चन मार्क है, n2 भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन क्या होगा? n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n होता है, तो 2 इंटू 440 880 हो जाएगा हर्ट्स। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद n2 का क्या फॉर्मूला भाई? 3 टाइम्स ऑफ n, तो मतलब 3 इंटू 440 1320 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, दिस इज डन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जांपल है। ठीक है, 6.6। इसको देख लेते हैं, इसके अंदर क्या पूछ रहा है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। वैसे याद रखिए बच्चों, इस चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो इसमें पहले 3-3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि इस चैप्टर से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। तो स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स। आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक? अब सुनो, ये फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, इसको समझो। दोनों तरफ से फिक्स्ड है, तो जब ये एक लूप बन रहा होता है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, और इसको ये कितना टाइम्स ऑफ एन है? तो 1 टाइम्स ऑफ एन है। ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट हार्मोनिक। और जब इसके अंदर 2 लूप बन रहे होते हैं, कितने लूप बन रहे होते हैं बच्चों? 2 लूप। तब इसका फ्रीक्वेंसी जो आता है वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है। तो ये सेकंड हार्मोनिक है। क्या है ये? सेकंड हार्मोनिक। तो आप फंडामेंटल का कितना टाइम्स है उस हिसाब से हार्मोनिक डिसाइड होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल का 1 टाइम है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाएगा, और 2 टाइम्स है तो क्या बोला जाएगा? सेकंड हार्मोनिक। इस बात को नोट करिएगा बच्चों अच्छे से। तो आपका डेटा वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली सोल्यूशन लिखता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, क्या लिखेंगे आप? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों? 1 टाइम्स ऑफ एन, और ये कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1/2। खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा जो सवाल है वो टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जांपल है, जिस 6.9। कौन सा? 6.9। आइए इसको करते हैं। इसमें देखिए क्या गिवन है। आपके पास एक सोनोमीटर वायर है, सभी बच्चों ने सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना? तो सोनोमीटर का एक तार है, ठीक है, उसका लेंथ जो नाइफ एज के बीच में होता है वो कितना है?
50 सेंटीमीटर, ठीक है। स्ट्रेच बाय कीपिंग वेट्स ऑफ इक्विवेलेंट, देखो वेट कितना लगाया गया है, तो बेसिकली ये मास गिवन है, क्या गिवन है, मास 3.5 kg। आपको मैंने डेरिवेशन करवाते हुए बताऊं कि ये जो टेंशन होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये उसमें आपने वेट कितना लटकाया है, समझ में आ रहा है, उसके बराबर होता है। यानी टेंशन किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो टेंशन इज इक्वल टू वेट, और वेट इज इक्वल टू mg। अब m कितना दिया हुआ है 3.5, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तब जाके अपने को क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो यहाँ वेट क्यों गिवन है, ताकि आप फॉर्मूले में आप याद करो, स्ट्रिंग वाले केस में n का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2l, क्या फॉर्मूला था 2l अंडर रूट क्या था t/m, यही फॉर्मूला था। तो t आपको कैसे पता चलेगा, जितना वेट लगा होगा इस स्ट्रिंग के अंदर वही क्या होता है, टेंशन होता है। समझ में आ रहा है। अच्छा m कौन है पता है, इसको इसके अलग अलग नाम है, इसको मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। याद रखिए, मास पर यूनिट लेंथ, ओके। और क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ओके। समझ में आ रहा है। अच्छा L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। N मेरा कौन हो गया बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, कौन है ये, तो स्ट्रिंग के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2l अंडर रूट t/m। एक्चुअल में इससे पहले फॉर्मूला बनता है ये v/2l, v की जगह पर फिर ये आता है, तो इस तरीके से बनता है, अंडरस्टूड, ओके। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या गिवन है भाई, m गिवन है, ठीक है, लेंथ गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज दिस, मतलब n गिवन है। डिटरमाइन क्या करना बच्चों, लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर मतलब क्या पता करना अपने को, स्मॉल m पता करना है। समझ गए बात को, क्या पता करना है। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, डेटा लिखेंगे फटाफट से। चलो डेटा क्या है, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, आपको पता है कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, है ना। और उसके बाद मास कितना गिवन है 3.5 kg, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कितना है 125 हर्ट्ज, ठीक है। चलो सोल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला तो आपके सामने है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, पहले फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फॉर्मूले को, तो n इज इक्वल टू आपके पास है 1/2l, ठीक है, और अंडर रूट क्या है t/m। मुझे m का फॉर्मूला चाहिए और वो रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर 4l स्क्वायर, है ना, और ये से रूट हट जाएगा, इधर क्या बचेगा t/m। m को यहाँ ले लो, n स्क्वायर को यहाँ ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा m का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, ऊपर t बचेगा, ऐसे क्या t 1 t अपॉन 4l स्क्वायर और n स्क्वायर। ये मेरे पास m का फॉर्मूला बन चुका है, बस आपको क्या करना है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट, चलो आगे सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू t बच्चों क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, t इज वॉट, t इक्वल टू वेट, मतलब mg के बराबर बोल दूं, तो t की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं m, इसको ना मैं कैपिटल M लिखता हूँ बच्चों, हाँ डेटा में क्या लिखूंगा कैपिटल, नहीं तो ये स्मॉल m और वो कैपिटल M, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए कैपिटल M G अपॉन 4l स्क्वायर n स्क्वायर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैपिटल M इज वॉट 3.5 और ये कितना है 9.8 अपॉन 4, L कितना है भाई 0.5, है ना, 0.5 का स्क्वायर, और n कितना है 125, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा 3.5 इंटू 9.8, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर से जो है ना आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। 4 0.5 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 0.25 कितना होता है
25। अच्छा 0.25 मतलब पता है 1/4 होता है? नहीं मालूम? मालूम है। तो 0.25 जो है ये होता है 1/4। तो 125 इंटू 125 में 2 बार कर देता हूँ उसको। अगर नीचे का टर्म गायब करना है तो उसका भी एक तरीका है। लेकिन आप सीधा लॉग इस्तेमाल कर लेना ना, क्यों इतना मगजमारी करने का, बराबर। 125 का स्क्वायर ही रहने देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कौन बताएगा क्यों? 25 चौक 100 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 लिख के 4 कैंसिल, समझे? क्या लिख के? 1/4 लिख के 4 कैंसिल कर सकते हो, या सीधा मल्टीप्लाई करो, 25 4 100 हो जाएगा, और राइट से 2 के बाद 1.00 मतलब 1 हो गया ना। बात तो वही है। तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या हुआ। तो हमारे पास बचा है सिर्फ 3.5 इंटू 9.8, ठीक है, और अपॉन में क्या बचा है? 125 का स्क्वायर। अब इसको इतना टर्म जो है ना आप लॉग देखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो लॉग बुक लाएं। हाँ चलो फटाफट आ जाओ। सबसे पहले ऊपर वाले का लॉग देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले का, और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो आप मुझे बताओ 3.5 यानी 0.35 का 0 में देखकर बताओ क्या लॉग है? 5441। और यहाँ पर 9.8 मतलब ये हो जाएगा 0.9912, बराबर है। ये 98 का याद रखिए आप, देख लो आप, 98 का 0 में 9912 कितना? 9912, 123 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 13 15 बराबर, सॉरी 14, हाँ 15, और ये 1 उधर चला गया, 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाले का लॉग हो गया। नीचे वाले का क्या? 125 मतलब ये 2 पॉइंट। 12 का 5 में देखो, 12 का 5 में, ठीक है, 0969। ओके, अब मैं इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि पावर कितना है इसका? 2 है। तो 2 9 आपका 18 हो गया, 12 13, ठीक है, अगेन 18 19, 1 2 2 4, ठीक है। तो ये नीचे वाले का लॉग क्या आया? 4.1938। तो अब क्या करना, ऊपर वाला लॉग क्या है? 1.5353, और नीचे वाले का लॉग क्या है? 4.1938। चलो माइनस करो, 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 4 मतलब 3 बार, है ना? 3 बार। चलो अभी एंटी लॉग देख के बताओ जल्दी से फटाफट से। 0.34 का 1.5 में, 0.34 का 1.5 में, कितना? 2196। लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और 10 का पावर क्या लिखूंगा? -3। तो आपका आंसर हो गया 2.196, 10 का पावर -3। और ये क्योंकि मास डेंसिटी है, लीनियर वाला है, मास पर यूनिट लेंथ यानी केजी पर मीटर, केजी पर मीटर या केजी मीटर इनवर्स भी बोले तो चले, ठीक है। क्या आंसर दिया गया आपको बुक में? बराबर है, एकदम सही। चलो जल्दी से करो उसको। इधर पे ये मिस हो गया ना, 4L²। ओके ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है सोनोमीटर बेस्ड ही है, ठीक है, स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसके ये वाला जो है ना कंपैरिजन वाला है। कैसा है? कंपैरिजन वाला। अब मेरे पास 2 सोनोमीटर वायर हैं। कितने सोनोमीटर? अब देखो सोनोमीटर आपको पता है क्या होता था? देखो आपके 2 नाइफ एजेस हैं, ठीक है, वायर यहाँ से ऐसे ऐसे जाता था, फिर बाद में यहाँ से ये पुली के थ्रू, किसके थ्रू? ये लकड़ी के ऊपर होता था ना। सोनोमीटर देखा है आप लोग ने कि नहीं? ठीक है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है आपका क्या लगता था बच्चों, है ना, इसको लोड बोले। समझ आ रहा है? जितना आप वेट लगाते हो, अब होता क्या है, वो इक्वेशन यहाँ पर आप लोग ने ये लॉज ऑफ क्या नाम है मोशन के अंदर ये सिखाया जाता है। यहाँ पर क्या है वेट, तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है टी, और पुली के यहाँ पर जो टेंशन है बॉडी के हमेशा अवे बनाया जाता है। तो ये बॉडी है तो इसके अवे बनाएंगे टी, ये भी टी तो ये भी टी। अगर स्ट्रिंग कैसा होता है, मासलेस होता है, ठीक है, और ये भी टी, फिर इसके अक्रॉस में ये, फिर यहाँ पर भी टेंशन कितना आ गया, टी हो गया। तो इस तरीके से बात करते हैं। टी किसके बराबर है? अगर ये रुका हुआ है इक्विलिब्रियम में तो टी वेट के बराबर है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो वेट के बराबर। इस तरीके से ऐसे कंटिन्यू करते हैं। खैर, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा हमारे पास दो सिचुएशन है। कितना सिचुएशन है? तो एक के बाद एक जो है ना आपने वायर लगाए, ठीक है, दो सिचुएशन है मेरे पास। पहले हम लोग ने लोड वेट कितना लगाया, एक मिनट, अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर। तो मतलब ये जो वेट है ना, दिस वेट इज अननोन, अपने को मालूम नहीं है। तो ये जो टेंशन होगा T1, ये फर्स्ट सिचुएशन है, तो T1 होगा T1, ये T1 भी अपने को मालूम नहीं रहेगा, है ना। T1 पता है अपने को नहीं, अननोन है अपने लिए, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर वेट थोड़ी रहता है, टेंशन रहता है, और टेंशन की जगह अपन वेट पुट कर सकते हैं। ये टेंशन कैसे क्रिएट होता है, जितना वेट लगाओगे उतना टेंशन होगा। अच्छा, अपने को ये वेट पूछा हुआ है फर्स्ट सिचुएशन में, जो कि एक्चुअल में होता है टेंशन, टेंशन के बराबर होता है। तो मैं क्या निकालूंगा एक्चुअल में इस क्वेश्चन में, T1, क्या निकालूंगा, T1। अच्छा, दूसरे सिचुएशन में, दूसरे वाले में आपको बोल रहा है कि वेट आपने लगाया है 1.5 kg का। कितने का लगाया? 1.5 kg में तो मास हो गया ना। इसको वेट में कन्वर्ट करने, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है ना, 9.8, क्योंकि आपको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी होता है। मास को ऐसे बोलने के लिए अपन वेट बोलते हैं, लेकिन वेट एक्चुअल में कैसे बनेगा, जब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जी से, तब जाके उसका ऐसा यूनिट न्यूटन में कन्वर्ट होगा। आ रही बात समझ में? बोलेगा उसको वेट, लेकिन आप ध्यान रखो, आप डायरेक्टली 1.5 नहीं पुट कर सकते वेट की जगह। तो वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1.5 इंटू 9.8 बनेगा। तो मेरा टेंशन कितना हो गया, T2 कितना हो गया बच्चों, 1.5 इंटू 9.8, ठीक है। अच्छा, और सुनिए, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर है हमारे पास, मटेरियल सेम है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये वायर है, तो ये वाला एरिया कौन सा हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। तो एरिया सेम है, वायर सेम है, सब मटेरियल सेम है। अगर ऐसा जब भी बोलता है ना मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आप समझ जाइए स्मॉल m जो फॉर्मूले में लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब भी आपको डेटा में ये गिवन हो कि दोनों का क्या नाम, मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, तो आप समझ जाइए कि स्मॉल m सेम है, ऐसा कहना चाह रहा है दोनों वायर के। ओके, पहले वाले का लेंथ कितना है, तो ये कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60, एंड द अदर इज 30 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ अलग है। तो पहले वाले का L1, दूसरे वाले का L2, ऐसे करके लिख दोगे आप। अननोन लोड इज अप्लाइड टू दी फर्स्ट वाले में कोई अननोन लोड लगाया है, तो आप टेंशन निकालोगे तो अननोन लोड भी मिल जाएगा। दूसरे वाले में 1 पॉइंट। इफ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विद सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों वायर सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, कैलकुलेट अननोन लोड। दोनों का क्या सेम है, बराबर। तो N1 और N2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर N1 N2 दोनों भी फंडामेंटल है। N1 आप ओवरटोन मत समझना, N2 को ओवरटोन मत समझना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले सिचुएशन का N1 मान रहा हूँ और दूसरे वाले का N2 मान रहा हूँ। समझ रहे बात को? कैलकुलेट अननोन लोड। अननोन लोड मतलब अपने को क्या निकालने का, जरा बताओ तो। T1 निकालना है, जो कि मेरा किसके बराबर होने वाला आपको पता है ना, W1 के बराबर होगा, W1। चलो अब डेटा लिखते हैं। अब ये पूरा ना कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ मैं ये सवाल पूछूंगा बच्चों, ये मेरा सेकंड है, ठीक है,
ये वाला सेकंड है और ये वाला कौन सा है, फर्स्ट। डेटा अगर आप बात करेंगे, इस डेटा से आपको क्या समझ आया, सेम क्रॉस सेक्शन लेने, मटेरियल सेम, क्या समझ आया, दोनों का स्मॉल एम क्या रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। लेंथ आपका पहले वाले का क्या बोला है 60 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का क्या बोला है 30 सेंटीमीटर। पहले वाले का मुझे टेंशन पता नहीं है, टेंशन बराबर होता है लोड के, और ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ना। और दूसरे वाले का टेंशन क्या होता है, W2 के बराबर होता है, और वो होता है बच्चों हमारा mg, तो जिसको मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 9.8, ठीक है, यूनिट न्यूटन लिख सकते हैं आप, ठीक। और इसके अलावा ये दोनों का क्या सेम था बच्चों, फंडामेंटल सेम है, तो पहले वाले का फंडामेंटल n1, दूसरे वाले का फंडामेंटल n2, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन है अपने को। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो, साइड में मैं या तो साइड में चल के एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट यहीं से कहानी शुरू कर सकता हूँ। देखो यहीं से कहानी कैसे शुरू करते हैं, n1 किसके बराबर बोल दिया अपने को, जल्दी बताओ, n2 के। क्या आप n1 का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या है n1 का फॉर्मूला, 1/2L1 अंडर रूट T1/m1, हो गया। इधर पे 1/2L2 अंडर रूट, बोलो, T2/m2। अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जो चीज सेम है उसको कैंसिल नहीं कर सकता मैं दोनों तरफ, 2 से 2 गया, रूट m1 और रूट m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोले सर रूट दोनों को दे दो, रूट T1/रूट m1, रूट T2/रूट m2, m1 और m2 एक दूसरे के बराबर है ना, समझे, तो इसलिए वो टर्म भी क्या कर देंगे अपन, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेफ्ट में क्या बचा जरा बताना, लेफ्ट में क्या बचा जरा बताओ, रूट T1 बचा के नहीं, और अपॉन में क्या बचा L1, और राइट में क्या बचा जरा बताना तो, T2 बचा, और इधर क्या बचा L2। आपको क्या पता करना था, T1, अच्छा वो रूट के अंदर है, अब रूट पसंद नहीं है अपने को, क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, अब स्क्वायरिंग कर दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा ये T1 और अपॉन क्या हो जाएगा L1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 और अपॉन क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया बच्चों, L1/L2 का स्क्वायर इंटू T2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, चलो, व्हाट इज L1, 60 है, तो आप बोलोगे सर कन्वर्ट करना है, कर लो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का रेशो है, ठीक है। 30 इंटू 10⁻⁻2 कैंसिल ही होने वाला है ना, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा क्या हो गया, और ये पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है। एक और बात आपसे मैं यहाँ पर देखो, और है T2 किसके बराबर होता है, वेट के ना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा mg बराबर है, और m की वैल्यू कितनी है 1.5, g की वैल्यू है 9.8। अब सॉल्यूशन आसान है, इधर क्या बचा अंदर, सिर्फ 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है, तो मेरा देखो T1 = 4 बचा, 1.5 बचा, और 9.8 बचा। चलो इधर बताओ, इन दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 15 चौक 60 होता है, तो कितना हो गया 6.0 इंटू वॉट 9.8, 6 बचा, 6 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 ज़ा 48, 54, और ये कितना हो जाएगा 58, राइट से एक के बाद पॉइंट, 6.0 को मैंने सिर्फ 6 ही लिया है ना, तो फिर इसका पॉइंट काउंट नहीं करने का, राइट से एक के बाद पॉइंट, कितना आ रहा है आंसर
आंसर कितना दिया है इसमें? ऐसे ही दिया हुआ है? ओके ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या एक काम करो, देयरफॉर अननोन, क्या लिखेंगे सुनो, केजी में बता देंगे ना, किस में बताएंगे? अननोन वेट या लोड इज कितना केजी? 6 केजी हो जाएगा। समझ आया क्या बोला? 6 इंटू 9.8 मतलब 6 केजी ना। पहले कितना लगाया था उसमें, दूसरे वाले में कितना लगाया था? 1.5 केजी। तो 1.5 केजी को लोड बोल रहा था ना, इंटू 9.8 कर रहे थे, तब जाके मुझे वेट मिल रहा था। कुछ आई बात समझ में? तो ऐसे करके आंसर लिख देने का, खत्म। दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है बच्चों, वो है आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल 6.11। आइए इसको देखते हैं। लीनियर मास डेंसिटी, ये क्या गिवन है आपको? m बराबर, ओके। किसके बीच में? दो रिजिड सपोर्ट के बीच में। तो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ये एक स्ट्रिंग लगाया गया है जिसका स्मॉल m दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कितना है? टेंशन कितना है? 360 न्यूटन। वायर रेजोनेट्स, मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ रेजोनेट करता है, मतलब पूरा लूप बना रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। कब? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? 420 हर्ट्ज पर, बराबर। और 490 हर्ट्ज इन 2 सक्सेसिव मोड्स। सक्सेसिव मोड्स मतलब पहले मोड में 420, दूसरे में कितना? 490। समझ में आ रहा है? जैसे पहला फंडामेंटल होता है, फिर कौन होता है? फर्स्ट ओवरटोन, फिर कौन होता है? सेकेंड ओवरटोन। समझ आ रही बात? तो इन सब में से जैसे लाइन वाइज अगर मैं बात करूं, तो पहले फंडामेंटल आएगा, फिर कौन आएगा? फर्स्ट ओवरटोन, फिर कौन होगा? सेकेंड ओवरटोन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई पीथ ओवरटोन में किधर पर है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला बनाते वक्त क्या करते हैं मालूम है हम लोग? मैंने P+1 आपको बताया था ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 1, फंडामेंटल क्या होता है? 1 n, 1 टाइम्स ऑफ n क्या होता है? 1 टाइम्स ऑफ n। इसको एक्चुअल में n1 माना जाता है। इसको क्या बोल देते हैं इन लोग? n1 बोल देते हैं, समझे? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि फंडामेंटल n है, फिर फर्स्ट ओवरटोन जो है वो सेकंड हार्मोनिक होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है ना हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं सुनो। फंडामेंटल है 1 टाइम ऑफ n, तो ये मेरा n1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? n1। अब मुझे बताओ फर्स्ट ओवरटोन जो रहेगा वो इसके बाद वाला रहेगा, ठीक है। तो उसको अभी इसको n1 मान लिया, तो इसको क्या मान लूंगा? n2। तो ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ n, p+1, ठीक है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनता है पता है? np इज इक्वल टू pn। क्या बनता है? np इज इक्वल टू pn बनता है। अगर मैं इसी को नंबर 1 दे देता हूँ तो np इज इक्वल टू pn फॉर्मूला बनेगा। अगर इसको मैं n ही नाम देता हूँ और इसको 1 2 3 करता हूँ तो फिर p+1n बनता है। नहीं समझे बात को? अगर शुरुआत से ही नंबर देना शुरू कर दिया तो np इज इक्वल टू, यहाँ जो नंबर होगा वही नंबर आपको दिखाई देगा। 2 है तो 2 दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि लाइन वाइज सारे फ्रीक्वेंसीज के अंदर, ठीक है, आपको np पता है, तो नेक्स्ट कौन होगा? मान लो 2 पता है, तो 2 के बाद कौन होगा? 3 होगा, उससे एक ज्यादा होगा। तो अगर ये np है तो नेक्स्ट कौन होगा? अगर ये p है तो नेक्स्ट कौन होगा? हाँ p+1 होगा। क्या होगा? p+1। मतलब ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो होगा np+1, और इधर पे भी क्या रहेगा? p+1 और टाइम्स n। इस तरीके से कहानी चलेगी। नहीं समझा क्या बोला? आ गया ना समझ में? ओके। तो अगर ये np है तो इसका जो नेक्स्ट मोड है वो np+1 होगा, ठीक है। अब अपने को तो पता नहीं ना ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो हम लोग जनरली अपन कोई भी रैंडमली चूज कर ले कि बीच में कोई np है, नेक्स्ट कौन होगा? np+1। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि दो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है ना, ये 420 हर्ट्ज और 490। तो इसको आप क्या लिख सकते हो डेटा में? डेटा में क्या कर देंगे?
पहले m लिख लो, चलो m कितना है जल्दी बताओ। 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। और स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट टेंशन कितना है 360 न्यूटन। ओके, रेजोनेटेड फ्रीक्वेंसी तो आपको ये दिया हुआ है क्या, पहला वाले को एनपी मान लोगे, क्या मान लोगे, एनपी। ओके, या तो मैंने जैसे सिखाया था उसके हिसाब से भी कर सकते हैं अपन। हाँ, P+1 वाला करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले सर हमको ये नया वाला नहीं समझ में आ रहा, पहले वाला ही सही था, फंडामेंटल एन है तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक होता है, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, है ना। ओके, तो अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे ले लो एनपी, फिर उधर पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एनपी इज इक्वल टू P+1N, क्या बनेगा, एनपी इज इक्वल टू P+1N। और फिर NP+1 क्या होगा बताओ जल्दी से, P+2 हो जाएगा, मतलब इसमें भी +1 करेंगे ना, P के लिए P+1, तो P+1 के लिए P+1+1 मतलब P+ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात वही होने वाली है, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलो ऐसे ही करते क्योंकि ऐसे ही अपन ने याद किया हुआ इसको। और आंसर देखोगे आप सेम आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो अपने को क्या पता करना है बच्चों, एल पता करना है। क्या पता करना है, एल। अच्छा, फॉर्मूले में अगर आप कैपिटल एल इस्तेमाल कर रहे हो तो कैपिटल एल लिखने का, स्मॉल एल लिख रहे हो तो स्मॉल एल लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे सुनो, एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अच्छा एक काम करो, एनपी के लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, एनपी क्या होता है P+1N, ऐसे ही होता है। और नेक्स्ट कौन होगा, ऐसे ही होगा, इसको डिवाइड कर दो, ये 1 है, ये आपका 2 है। अब T और M दो सिचुएशन में वायर तो वही रहेगा ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो कट जाएगा। तो डिवाइडिंग 1/2 क्या करें यहाँ पर, डिवाइडिंग 1/2 क्या हो जाएगा बताओ, NP अपॉन इज इक्वल टू, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P+1 अपॉन P+2। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एनपी की वैल्यू बताओ 420, दूसरा कितना है 490, P+1 अपॉन P+0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। हाँ, अभी क्या कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ ले लेता हूँ 42 इंटू P+2 और ये 49 इंटू P+, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, 42 को अंदर भेजो, 42P 42 इंटू 2 49P 49 1 सा 49, ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 49P है देखो इधर पे, और इधर पे 42P है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं उधर भेज सकता हूँ, और ये 49 को यहाँ लेकर आता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई कर कितना हो, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 84 माइनस 49, और इधर पे क्या होगा 49 माइनस 42, बताओ कितना हो जाएगा 7P। डायरेक्ट समझ में आ रहा है। ओके, इन दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ठीक है, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, है ना, और 7 माइनस 4 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 30, P इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, P इज इक्वल टू 5। अभी P मिला अपने को, क्या मिला है P। आगे सुनो, इतना क्लियर है सबको, अच्छा अब मुझे क्या पता करना था एक्चुअल में, L पता करना था। क्या पता करना था, L पता करना था। अब मैं चले जाता हूं पहले फॉर्मूले में, कौन सा वाला, इक्वेशन नंबर 1।
फ्रॉम 1। ये 1 का फॉर्मूला क्या था, एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू एन, है ना। अच्छा मेरा कितना है ये, पी कितना है, 5, मतलब आप समझ में, ये कौन सा ओवरटोन है, 5th ओवरटोन। और ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। और n का फॉर्मूला क्या है, n का जल्दी से बताओ, n का फॉर्मूला क्या है, यही है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन, टेंशन गिवन है, m गिवन है, लेंथ पूछा है, तो ऐसे ही लगाओगे। अच्छा l को यहाँ ले लेता हूँ, n5 को यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो गया आपका l इज इक्वल टू, इसको काटूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 अपॉन n5 अंडर रूट टी बाय एम। अब देखिए ज़रा, इधर देखिए, ये पहला वाला फ्रीक्वेंसी अपना कितना था, एनपी कितना गिवन था, 420, है ना। तो ये कितना आ गया, 420। टेंशन कितना है, 360, बराबर है। एम कितना है, 4। आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक है। 4 इंटू 10⁻³ भी है ना भाई, ओ भाई सही है। चलो अब मुझे बताना, इसको तो आप काट सकते हैं, 3 1 जा, है ना, 3 1 जा 3 और 12, 3 4 जा 12, और ये समझ में आ गया, 140 हो गया, कितना हो गया, 140। इधर जरा चेक करना, 10⁻³ ऊपर गया तो क्या होगा, +3, और एक जीरो मतलब 10, तो +4 हो गया। 4 का बाहर कितना होता है, 10⁻⁴ का बाहर 10⁻², डायरेक्ट समझ में आया। -3 ऊपर गया तो +3, और एक जीरो मतलब 10 होता है, तो 10⁻1 और 10⁻3 10⁻4, 4 का बाहर 10⁻2, 36 का बाहर 6, स्क्वायर रूट है भाई, 4 का बाहर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, ये इसको काट लो, 2 1 जा 2 3 जा 6, है ना। फिर उसके बाद 140, और एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, 10⁻2 मतलब 100 ना, 10⁻2 का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 140, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 14 से काट डालो उसको, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 14 1 जा 14, ठीक है। तो ये कटा, कितना बचा बच्चों, 6 बचा, ठीक है। 2 जा 28, 4 जा कितना हो जाएगा 56, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 4 जा कितना आ गया, ये 2.14 लेंथ निकाला अपन ने एसआई में मीटर। आंसर चेक करना जरा सा, सही है। मैंने मेथड अलग यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने इधर पे p+1 लिया, तो ये नेक्स्ट p+2 होगा, तो मेरा p कितना आया, 5 आया, उनका p कितना आया, 6 आया, लेकिन लास्ट का आंसर चेक करो, समझ आ गई बात। ऐसे करने में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अपन ने डेरिवेशन में अलग कर रहे हैं, फिर इधर अलग कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, समझ गया। चलिए करिए, शुरू करें, अभी चेक करना पड़ेगा हर बार। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो सवाल है वो है आपका टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखें, 2 वायर है, मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, बताइए क्या गिवन है। 2 वायर का सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्या सेम होगा, स्मॉल m मास पर यूनिट क्या होगा, सेम होगा। समझ गए बात को, यहाँ पर क्या गिवन है। अच्छा, 1 वायर इज लोडेड विद 1.5 kg, दूसरा वाला 6 kg। अच्छा, मतलब आपको ये क्या गिवन है, दे दिया है, वेट गिवन है, जिसको आप m इंटू जी कर देंगे तो T1 T2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, T1 T2।
द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर, तो पहले वाले का ये L1 हो गया, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दैट ऑफ द सेकेंड वायर। सुनो बात को, पहले और दूसरे का क्या सेम है? फंडामेंटल सेम है, मतलब N1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? N2 लिखेंगे। फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू फंडामेंटल ऑफ सेकेंड। कैलकुलेट लेंथ ऑफ अदर वायर, मतलब क्या पूछा है अपने को? L2 पूछा हुआ है, समझ गए? ठीक है, देखो क्वेश्चन में डेटा कैसे लिखेंगे अपन? शुरुआत के जो डेटा ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि M1 इज इक्वल टू वॉट? M2, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला है? टेंशन, वेट दिया हुआ है, लोड कितना लगा है, तो T1 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 1.5 इंटू 9.8, सही है। यूनिट आप न्यूटन लिख सकते हैं। T2 6 इंटू 9.8, इतनी गाने समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो उसको, मैं बताऊंगा अभी, कुछ सब कैंसिल हो जाएगा जो चीज़ सेम दिखाई दे रही है। पहले वाले का लेंथ 60 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का लेंथ क्या है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दोनों का क्या सेम है बच्चों? N1, मतलब फंडामेंटल सेम है, तो N1 इज इक्वल टू वॉट? N2। अब आपका सोल्यूशन कहाँ से शुरू होता है पता है? आपका सोल्यूशन शुरू होता है यहीं से, N1 इज इक्वल टू N2 से। कहाँ से सोल्यूशन शुरू होता है? N1 इज इक्वल टू N2 से। अच्छा, फंडामेंटल का फॉर्मूला बताओ, चलो N का फंडामेंटल का फॉर्मूला बताओ। 1/2L अंडर रूट T बाय M, तो N1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/2L1 अंडर रूट T1 बाय M1। इधर पे क्या होगा? 1/2L2 अंडर रूट बोलो T2 बाय M2। अच्छा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? रूट M1 और रूट M1 क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा? आपको पता है ना, रूट T1 अपॉन L1, ठीक है, इज इक्वल टू रूट T2 अपॉन L2। ये बात समझ में आ गई? पता क्या करना है अपने को? क्या पता करना है? L2 को यहाँ कर देते हैं, इन सबको वहाँ भेज देते हैं। ये L2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, L1 इधर आ जाएगा और रूट T2 अपॉन रूट T1। सुनो बात को, रूट T1 आपका इधर आएगा, है ना, अपॉन में, तो रूट कॉमन कर दिया, रूट T2 अपॉन रूट T1, समझ गए? अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। L1 देखो ऊपर चला गया, L1 की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखते हैं, L2 भी 60 सेंटीमीटर में आएगा। नहीं समझे बात को? ये बात ध्यान रखना। अगर मैं इसको 60 सेंटीमीटर रखता हूँ तो L2 भी काय में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो मैं 60 रखता हूँ, सेंटीमीटर में निकल जाएगा। तो ये हो गया 60 फिलहाल सेंटीमीटर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, T2 मेरा क्या है? ठीक है, 6 इंटू 9.8, और व्हाट इज T1? 1.5 इंटू 9.8 से 9.8 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 15 है, यानी 1.5 है, समझ लो, ठीक है। तो 1.5 इंटू 4 कितना होता है? 6 होता है, पता है? या ऐसे कर लो, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, इधर 15 हो गया, उधर 60 हो गया। 15 4 ज़ा 60, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर इंटू वॉट 2, तो कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। दिस इज योर L2। अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो 1.2 मीटर। कहानी समझ में आ गई? अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो फॉर एग्जांपल 60 सेंटीमीटर की जगह मैं 0.6 मीटर रख दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाता ना 1.2, है ना। मीटर में कर दूं डायरेक्ट 0.6 मीटर, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा? तो 6 2 12। हो सकता है ना किसी का कन्फ्यूजन रहेगा, सर यहाँ पर आपने SI में पुट किया, इधर पे CGS में पुट किया। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना, आप कन्वर्ट भी करोगे ना इसको, तो वो सब कैंसिल ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आप इधर सेंटीमीटर में पुट करो चाहे मीटर में, आंसर सेम आने वाला है। सेंटीमीटर में पुट करोगे सेंटीमीटर में, मीटर में पुट करोगे तो मीटर में। चलो, इधर डेटा में भी चेंज कर लो आप। 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाए। चलो अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो सवाल है वो टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जांपल है। और याद रखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। हो सकता है 2024 के अंदर आपको ये कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए पूछ ले, 24 में पूछ सकता है। समझ में आ रहा है मतलब अभी? ठीक है, 23 में इसके बाद वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है वो वाला रिपीट कर ले, या हो सकता है ये वाला सवाल। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर और 82.5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 8 बीट पर सेकेंड। अब मुझे बताओ 8 बीट पर सेकेंड है तो ये कौन हो गया? कैपिटल एन। बीट पर सेकेंड जो देता है ये बीट फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है ये यूनिट? जब भी देखोगे ना बीट्स पर सेकेंड, तो दिस इज व्हाट? कैपिटल एन। बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपको ये क्या दिया हुआ है? 2 साउंड वेव है। कितनी साउंड वेव है? पहली वाली का वेवलेंथ कितना है? 81 सेंटीमीटर, लैम्डा 1। दूसरी वाली का वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 2 82.5 सेंटीमीटर। प्रोड्यूस 8 बीट पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो दोनों ही साउंड का ना स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही साउंड कहाँ पर है? एयर में। तो एयर में उसकी स्पीड क्या रहेगी? दोनों की सेम रहेगी। अब सर वेवलेंथ अलग है, v कैसे सेम हो सकता है? सुनो, v का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? v इज इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ते हैं। तो अगर किसी का लैम्डा कम है, जैसे इन दोनों में लैम्डा कम किसका है? उसका, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर किसी का दूसरे वाले का वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो ज़्यादा इंटू कम इज इक्वल टू कम इंटू, लेकिन दोनों का v सेम रहेगा। दोनों का v क्या रहेगा? इस बात को समझिए आप। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। इतना हो गया डेटा। डेटा हमारा क्या होगा? लंगड़ा 1 लिख दो बच्चों, कितना है? 81 सेंटीमीटर। लंगड़ा 2 कितना है? 82.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, मतलब कैपिटल एन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? कैपिटल एन। अच्छा, कैपिटल एन किसके बराबर होता है बताया बच्चों? n1 माइनस n2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और विच इज इक्वल टू 8 बीट पर सेकेंड दिया हुआ है, बीपीएस, बीट पर सेकेंड। पूछा क्या है? v। अब क्या करें? सॉल्यूशन सुनो। जो गिवन दिया हुआ है ना वहीं से सवाल शुरू होता है। क्या गिवन है मुझे? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू क्या है? 8, ये गिवन है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ v इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर्मूला तो सभी को पता है ना? नहीं पता है? ओके, v दोनों का सेम है तो v1 बोलने की जरूरत है? लंगड़ा अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, यानी n1 लैम्डा 1 ऐसे बोलूंगा। यहां से n1 का फॉर्मूला बताओ, अगर लंगड़े 1 को यहां भेज दिया तो क्या बनेगा? v बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1, ऐसे बन जाएगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई n1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? v बाय लैम्डा। ऐसे ही n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी गुड, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर क्या कर सकता हूं मैं? n1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं? v बाय लैम्डा 1, और ये क्या हो जाएगा? v बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, v दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन। v कॉमन आ गया तो क्या बनेगा भाई? v ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप इसको क्रॉस कर लो। क्रॉस करने आता है? या वैल्यू पुट कर लो, एक काम करो, ठीक है, उसके बाद क्रॉस करें। कोई भी करो, बात वही है बच्चों। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8। चलो, लैम्डा 2 कितना है? 82.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो एक काम करते हैं,
इधर पे आ जाएगा मीटर और इधर पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में रखूंगा तो v का जो आंसर आएगा ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। क्या में आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखो, अगर इसको सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, 0.825 हो जाएगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा, 0.81 मीटर हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर मीटर में ही पुट करता हूँ मैं, ताकि फिर आपको यूनिट पे कन्फ्यूजन ना हो। 0.825 माइनस 0.81, आप जीरो भी लिख सकते हैं ऐसे, 3D तक लिखना है तो इधर हो जाएगा 0.810 है ना, और 0.825 इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों को माइनस करो। 825 में से 810 चला गया बच्चों, क्या बचेगा? 0.015। सही है? इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, बस ये टर्म को उधर भेज देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? v इज इक्वल टू 8 इंटू 0.810 ठीक है, और अपॉन में कौन हो जाएगा? 0.015। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं बता, एक चीज एक पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, इसको उड़ा दो, या इसको भी उड़ा सकते हैं आप, 15 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 बजे 75, 6 15, हाँ कहीं भी उड़ा दो, कहीं भी उड़ा दो, चल जाएगा। ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट के राइट में कितना नंबर है? 3। यहाँ पर भी कितना, मैंने 810 कर दिया ना, 810 हो जाएगा। तो पॉइंट पॉइंट उड़ेगा तो उधर बचेगा 810, और इधर कितना बचेगा? 15। या आपको ये नहीं उड़ाना है, आप इसको उड़ा दो। ठीक है, तो 825 हो जाएगा वो। आप 15 का टेबल से काट लो उसको, 15 1 = 15। ठीक है, 15 5 = 75। कितना बचा बच्चों? 7। फिर से कितना हो गया? 75 5 = 75, ये बच गया। अब हमारे पास क्या है? ठीक है, अब ये दो नंबर है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 0.81 बचा, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, या 8 को इससे कर लो, चलो 8 1 = 8, आ जाओ फटाफट से, 8 1 = 8। ठीक है, 64, और राइट से 2 के बाद पॉइंट, ये 0 को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, 0.81 ही ले रहा हूँ, तो राइट से कितने के बाद? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और कितने से मल्टीप्लाई करना बच्चों? 55 से करना है। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो उसको, लॉग करने की जरूरत नहीं, आसान मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 5 8 = 40, 24, ठीक है, 30 32 बराबर है। फिर से 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो सेम आएगा, बराबर ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 04653, तो आपका आ गया आंसर। और राइट से कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद, 356.4, और ये क्या आ गया बच्चों? मीटर पर सेकंड इसलिए आया है क्योंकि आपने मीटर में पुट किया इसको। अगर यहाँ पर मैं क्या कर देता, सेंटीमीटर में पुट करता, तो फिर आंसर क्या में आता? सेंटीमीटर पर सेकंड आता। क्लियर होता है सबको? चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई डाउट वगैरह आता है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलो सॉल्व करें ये वाला। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारा सवाल है, जो कि 2023 का आपका ये क्वेश्चन है बच्चों। 2023 में आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 2024 में भी ये क्वेश्चन क्या कर दे, रिपीट कर दे। ठीक है, 3 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि 2 साउंड है, कितने हैं? 2 साउंड वेव है, दोनों एयर मीडियम में, तो दोनों का v सेम रहेगा ना। इफ बोथ द साउंड वेव्स आर इन एयर मीडियम, ठीक है, देयर वेलोसिटी विल बी सेम। अच्छा, क्या अलग होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी अलग होगा तो वेवलेंथ भी अलग रहेगा। फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, वेवलेंथ भी। फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ, तब जाके ज़्यादा इंटू कम, कम इंटू ज़्यादा बराबर होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पहले वाले का फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया हुआ, देखो फ्रीक्वेंसी है, ये कौन है? पहले वाले का n1 है। अच्छा मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी इसका कम है ना,
320 और इसका 340 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ये बात समझ लेना। तो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। टू प्रोड्यूस साउंड वेव द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, तो v अपने को ये गिवन है 326.4, दोनों का सेम रहेगा, इतना ही रहेगा। फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ, दोनों के वेवलेंथ में डिफरेंस निकालना है। अब लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 निकालना है कि 2 माइनस 1 निकालना है, कौन बताएगा? देखो बड़ा माइनस छोटा होता है, मैंने क्या बताया आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, तो पहले वाले का वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा और दूसरे वाले का, तो अब बताओ लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 निकालना है कि 2 माइनस 1 निकालना, 1 माइनस 2 निकालना है, समझ गए ना बात को? चलो तो डेटा आप क्या लिखोगे बच्चों, N1 लिख दो 320 हर्ट्स, ठीक है, N2 लिख दो 340 हर्ट्स, और V आपका दिया हुआ है 326। अच्छा मुझे क्या निकालना है, लेमडा 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, ये निकालना है, बराबर ना, डिफरेंस इन वेवलेंथ। लेकिन आपको कैसे पता चला ये, देखो यहाँ पर इसका सिंपल फंडा आप ऐसे लिख सकते हो, N1 इज लेस देन N2 ना, तो लेमडा 1 इज ग्रेटर देन, देयरफॉर लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। आई होप इतना समझ में आ गया। अच्छा अब कहानी यहीं से शुरू होगी, जो आपको पूछा है ना वहीं से शुरुआत करना है। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन मार्क है, अभी फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, क्वेश्चन मार्क। लेमडा 1 का फॉर्मूला कैसे बनेगा मुझे बताओ, क्या v का फॉर्मूला n1 लेमडा 1 है, v तो सेम है ना, इसलिए v1 नहीं बोल रहा हूँ, दोनों का v सेम रहेगा। लेमडा 1 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर n1 को यहाँ भेजा तो क्या बनेगा, v बाय n1 इज इक्वल टू वॉट, ऐसे बनेगा। इससे पहले अपन ने n1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था, और अब की बार लेमडा 1 की जगह, तो लेमडा 1 की जगह क्या पुट करूंगा भाई, v बाय n1, और लेमडा 2 की जगह पर दोनों में कॉमन क्या है, v, तो v कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन, ऐसे हो जाएगा, बताओ। अच्छा क्या आपको n1 और n2 पता है, v भी पता है, बस इसको सॉल्व करूंगा तो डिफरेंस मिल जाएगा ना डायरेक्ट। चलो उसको सॉल्व करते हैं। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू, ये v की वैल्यू कितनी है, 326.4। अच्छा यहाँ पर आपको पता है ना, एक स्टेप और क्या लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस कर लूँगा तो n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 340, हाँ 340 माइनस 320 अपॉन 340 इंटू, या 320 इंटू है तो आप आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन वाइज सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। चलो ये 340 माइनस 320 कितना हो गया, 20 ना, और इधर पे हो गया 320 इंटू, आप क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, नहीं एक काम करो, जीरो से जीरो कैंसिल मत करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, एक जीरो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसका एक जीरो, ठीक है, हाँ 2 2 जा 4 और ये 5, ऐसे हो जाएगा, और राइट से एक के बाद पॉइंट डाल देंगे, क्योंकि राइट से एक के बाद पॉइंट, और ये समझ गए। नीचे क्या बचा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 10 का पावर 2 0 मतलब 10 का पावर 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब मेरे पास ये नंबर है जिसको आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, डायरेक्ट कट करूं, ठीक है, 34 2 सा कितना होता है पता है आपको, 68 होता है, कितना होता है 68 होता है, और ये 65, तो 34 1 जा 34, 34 1 जा 34, कितना बचेगा बताओ, 65 में से 34 निकाल दो,
आप 17 से भी कर सकते हो, 17 से भी काट सकते हो उसको, ठीक है। 65 में से 34 निकाला तो क्या नाम है, यहाँ से बच गया 26 और 31 बच गया, 312, 312 हो जाएगा। कितना? 312। 34 हाँ, फिर उसके बाद 32, हाँ 32 से भी काट सकते हो आप, बराबर। 32 से ज़्यादा आसानी से कटेगा, 34 से भी कट रहा है ये, लेकिन 32 से ज़्यादा आसानी से कटेगा। चलो 32 से काटते हैं। 32 वन ज़ा 32, 32 टू ज़ा कितना हो जाएगा 64, और ये 1 है ना। अब लेकिन 1 और 2 तो 12 होता है, तो फिर 12 तो आता नहीं 32 के टेबल में, तो जीरो सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 8, 32 टू ज़ा 64 और 4 ज़ा 128 हो जाएगा। 60 का डबल 120, 4 का डबल 128, तो 4 ज़ा में क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बराबर है। अब मेरे पास क्या बचा, 204 और ये 34, 17 से काट देता हूँ उसको। हाँ, ये देखो 17 टू ज़ा 34, ओके, और 17 वन ज़ा 17, और कितना बचा बच्चों, 3 बचा, और ये 34 हो गया। 17 वन ज़ा 17, 3 बचा, 17 टू ज़ा 34, 12 बचा, नीचे 2 बचा, 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 6 इंटू 10 का पावर -2, 6 इंटू मीटर, ठीक है, जिसको आप 0.06 कर सकते हो, है ना। तो λ1 माइनस λ2 आपका ये आ गया बच्चों, आ गया ना, पूरा कट रहा है, पूरा नंबर जो है ना इजीली कट रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पूछ चुका है ना, 1/n1 1/n2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये भी एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसको देखिए, बीट पर ही है, बीट फ्रीक्वेंसी पर। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को। ट्यूनिंग फोक सबने देखा होगा ना, ट्यूनिंग फोक देखा। तो हमारे पास लाइन से 8 ट्यूनिंग फोक है, कितने हैं, 8 ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, ऐसे लाइन से अरेंज्ड है, एक के बाद एक। टोटल कितने ट्यूनिंग फोक है बोलो, 8 ट्यूनिंग फोक है। ये मेरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमको सवाल में कह रहा है कि जो सक्सेसिव ट्यूनिंग फोक है, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, उनमें जो है ना बीट कितना है, बीट कैपिटल एन, कैपिटल एन पता क्या होता था, n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है, जो पहले दूसरे के बीच में, या दूसरे तीसरे, या तीसरे चौथे के बीच में, ये 4 है। कितना है, 4 bps है, 4 बीट पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 है तो मतलब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है, 4। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। तो इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का है, इन दोनों में 4 4 4 4, ऐसे हो गया। अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन होगा, n1, ये कौन होगा, तो आप बोलोगे n2 माइनस n1 4 है, n2 माइनस n1 कितना है। अच्छा, ये कौन है, इसका फ्रीक्वेंसी n3, n3 माइनस n2 4 है, ऐसी n4 n5 n6 n7 n8। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या। तो इनमें बीट जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो साउंड पता है ना, वो
तो ये दोनों को जब आप क्या करते हो, साथ में वाइब्रेट करते हो, तो बीट प्रोड्यूस होता है, वो 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 वो। ओके, और वो क्या होता है, 4 बीट सुनाई देता है आपको। 1 सेकंड में कितना बीट सुनाई देता है, तो 1 सेकंड के अंदर 4 बार वो वो वो। समझ में आ रहा है, ऐसे होगा। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ज़रा एक चीज़ गौर कीजिए। आपको एक और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले के डबल है। क्या है, पहले वाले के डबल। N8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1, ये भी गिवन है अपने को। अब क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा, ये पूरा सिचुएशन आपको बता दिया, बस आपको सॉल्व क्या करना है ज़रा चेक करना। सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक कितने हैं भाई, 8 ट्यूनिंग फोक का सेट है। अरेंज इन सीरीज, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसकी कम होगी, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। समझ में आ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। गिव्स 4 बीट पर सेकेंड, और हर एक जो है बीच में कितना दे रहा है, 4 बीट पर सेकेंड। ठीक है, विद नेक्स्ट वन, मतलब ईच ट्यूनिंग फोक विद नेक्स्ट कितना दे रहा है, 4 बीट दे रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोक इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। क्या मतलब, समझ में आ गया। लास्ट वाला कौन है मेरा, N8 है, उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले के कितना है, ट्वाइस है। ट्वाइस है मतलब डबल है। अब डबल है तो आप क्या करें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट। मतलब आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप बताइए, डेटा में आप क्या लिख लोगे कि क्या नाम है, कैपिटल N आपको 4 BPS दिया हुआ है, और N8 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ N1 है। आप पता कीजिए N1 कितना है और N8 एक्चुअल में कितना होगा, ये पता करना है। ये बात तो पक्का है भाई, ये जितना होगा ये उसका डबल होगा, है ना। अच्छा, अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को। अब वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, थोड़ा फॉर्मूले का ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, सुनो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 माइनस, जल्दी बोलो, N2 माइनस N1 क्या होगा, हो गया। अच्छा, यहां से आप क्या करो, माइनस N1 को उधर भेज दो, ऐसे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इन दोनों के लिए बनाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा, N3 माइनस N2 इज इक्वल टू वॉट, 4, है ना। और यहां से भी माइनस N2 को उधर भेज दो, तो N3 4 प्लस N2। अच्छा, अब एक और स्टेप करो, इस N2 की जगह पर, N2 कितना था, तो 4 प्लस, इसकी जगह पर आ जाएगा 4 प्लस N1, है ना। अच्छा, 4 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 प्लस N1। ये किसका फॉर्मूला बन गया, N3 का। अब ये इतना बनाने से ना आपको एक लॉजिक समझ में आ गया, क्या, वो क्या है, सुनो। अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, अब एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, एक जनरल फॉर्मूला। 2 के लिए 1 इंटू 4 प्लस N1, 2 के लिए प्लस, 2 है तो इधर 1 होगा। अच्छा, इधर देखो 3 है तो 2 इंटू 4 और प्लस N1। अब मुझे बताओ, सिमिलरली क्या आप ये फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों, सिमिलरली क्या आप ऐसे लिख सकते हो, N8, इधर 3 है तो इधर 2 आ जाएगा, अगर इधर 8 है तो इधर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 और प्लस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट का देखो, N1 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 आया ना लास्ट में, तो N1 सब में आएगा लास्ट में पूरा बनाने के बाद। तो N8 के लिए फॉर्मूला बना लिया अपन ने, पहला दूसरे का पैटर्न समझा और लास्ट वाला फॉर्मूला खुद से बना लिया। बोलो क्लियर है सबको, क्या फॉर्मूला बना N8 का, 8 है तो एक कम 7 इंटू बीट कितना है 4 और प्लस पहला वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या बन गया पता है। अगर ये 4 की जगह कुछ और नंबर भी देगा, फॉर एग्जांपल 8 बीट दे दिया मैंने क्वेश्चन आपको, कितना दे दिया, 8 दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, N8 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 करेंगे और प्लस फर्स्ट ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी।
तो मतलब एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन सकता है बच्चों, ठीक है, आप इधर पे कोई भी नंबर p लिख सकते हो, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, एक कम होगा इससे p-1, और इनटू क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी, और प्लस फर्स्ट ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। समझा? ओके। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और आपके लिए एकदम आसान कब हो जाएगा ये क्वेश्चन, जब आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पता है कि n8 क्या होता है, 8 में एक कम 7 इंटू बीट और प्लस पहले वाले का फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, अब चलो n8 इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 7 इंटू वॉट 4 प्लस n1। चलो यहाँ से बताओ n8 और n1 में कुछ रिलेशन है, n8 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2n1, 7 4 28 हो जाएगा, और प्लस n1, ये n1 को यहाँ ले लो, ये 2n1 माइनस n1, सिर्फ n1 ना, समझे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n1 इज इक्वल टू वॉट, 28 हर्ट्स, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 हर्ट्स हो जाएगा। और n8 बताइए क्या था, n8 2 टाइम्स ऑफ n1 था, क्या था, 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 इंटू n1 कितना है 28, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 5 56 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं बच्चों, हाँ, हो गया इजीली सॉल्व। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, वो आपका टेक्स्ट बुक का एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखते हैं कि क्या डेटा गिवन है। 40 न्यूटन, अ सोनोमीटर वायर स्ट्रेच बाय टेंशन 40 न्यूटन। तो ये आपका टेंशन हो गया, एक सोनोमीटर वायर में आपने लोड लगाया है 40 न्यूटन का, तो टेंशन भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। इफ इट वाइब्रेट्स इन यूनिसॉन विद ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी ऑफ 384 हर्ट्ज। जो स्ट्रिंग है ये ट्यूनिंग फोक के साथ यूनिसॉन में है, इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अगर उसके साथ में यूनिसॉन में वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। यानी ट्यूनिंग फोक का 384 बोला है, तो तार का भी कितना हो गया, 384 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 seconds इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय दिस। तो ये आपका क्या है पता है, डिक्रीज बाय करके बोला हुआ है, डिक्रीज इज 2 नहीं बोला है। तो एक 40 न्यूटन था, उसमें से 1.24 कम हो गया, तो बचा कितना, 40 है, 40 में से इतना कम हो गया, 40 में से एक कम कर दो 39 हो गया, 0.24 कम कर दो 0.76 हो गया। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा 38.76, ये फाइनल टेंशन हो गया। तो जब टेंशन इतना कर दोगे कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, आपके पास मैं सिर्फ ये बना रहा हूं, ठीक है, ये आपका वो नाइफ एजेस होते हैं ना, उसके बीच में तार लगा हुआ है, ओके, और बाकी और भी चीज़ है, पूरा बना नहीं रहा मैं। और आपके पास कौन है, ये ट्यूनिंग फोक है। शुरुआत में दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम। इस पे टेंशन कितना था, टी, आप इसको T1 बोल देना, ठीक है, जो कि कितना था 40 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आप इस टेंशन को क्या कर दोगे बच्चों, कम कर देंगे, है ना, T2 कितने से कम कर दोगे, 1 पॉइंट, तो 40 माइनस 1.24 अगर कम कर दोगे तो यह आ जाएगा 38.76। अब टेंशन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा बच्चों, नहीं ना। टेंशन अगर मैं कम कर देता हूं, देखो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट, बोलो। अगर टेंशन और n में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। टेंशन को कम कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम और उसकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनमें डिफरेंस आ गया तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, बीट। बीट कब प्रोड्यूस होता है, जब देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज।
तो इस सिचुएशन में कोई बीट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, बीट प्रोड्यूस होगा। तो आपको बोल रहा है 2 सेकंड में बीट कितना होगा। पहले आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालो, एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। एन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसका फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए और इसका फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। दोनों का फ्रीक्वेंसी को माइनस करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आता है 6 bps। कितना आता है, 6 bps। इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, 6 बीट पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड में 6 बीट प्रोड्यूस हो रहा है। 1 सेकेंड में 6 बीट प्रोड्यूस हो रहा है। 2 सेकेंड में कितना होगा, समझ गए, नहीं समझे, तो इंटू 2 कर देने का। तो हमको करना क्या है, कहानी समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले ये दोनों यूनिसॉन में थे, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम था। आपने इसका टेंशन को कम कर दिया तो इसका फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया, दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ गया। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बीट। वही बीट आपको निकालना है, लेकिन बीट निकालोगे तो पर सेकंड आएगा, लेकिन अपने को क्या बोला क्वेश्चन में, बीट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड। तो पर सेकंड 1 सेकंड वाला निकल जाएगा, इंटू 2 कर देने का, ऐसे। चलो डेटा क्या लिखेंगे बच्चों, मैं 2 कहानी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक फर्स्ट सिचुएशन ये है, दूसरा वाला ये है। तो पहले में टेंशन कितना है बच्चों, 40 न्यूटन। दूसरे में कितना है, T2 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना आप, 40 माइनस 1.24 कितना हो जाएगा, 38.76 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी कितना है, 384। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये ट्यूनिंग फोक लिख देता हूं। अच्छा, ट्यूनिंग फोक पहले वाली सिचुएशन में क्या था, यूनिसॉन में था ना पहले वाले में। तो इसका स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, इसको मैं बोल देता हूं एन, किसका है, स्ट्रिंग का है, लेकिन कौन सा सिचुएशन, 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक किसके बराबर होगा, स्ट्रिंग के। और पहले सिचुएशन में, दूसरे में तो कम हो जाएगा ना, तो दूसरे में बराबर होगा नहीं। तो दूसरे वाला अपने को मालूम नहीं है, दूसरा पूछा भी नहीं है, लेकिन पूछा क्या है अपने को, नंबर ऑफ बीट, ठीक है, इन 2 सेकेंड। तो इसको ना मैं यही लिख देता हूं, 2 इंटू कैपिटल एन। ये क्वेश्चन मार्क है अपना। क्या पता करना है अपने को, कैपिटल एन कौन होता है, बीट पर सेकेंड, इंटू 2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 सेकेंड में पूछा हुआ है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, और आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, पहला वाला का फॉर्मूला लिखता हूँ, वहाँ से मैं कुछ डेटा निकालूंगा और उसको फिर सेकंड वाले में पुट करके निकालूंगा। देखो मुझे कैपिटल एन के लिए ना चाहिए N1 और N2, क्या चाहिए, तब जाके दोनों को माइनस करूंगा तो कैपिटल एन मिलेगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो N1 तो मेरे पास है ऑलरेडी। N1 कितना है बच्चों, 284 है। कितना है, 280, 384 है, सॉरी 384 है, 384 हर्ट्ज है। मुझे पता नहीं है N2, क्या नहीं पता है। तो पहले एक काम करता हूं मैं, N1 को तो अच्छे तरीके से लिख लूं, N स्ट्रिंग, कौन सा सिचुएशन, फर्स्ट वाला। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2L T1/M, ऐसे ही बनेगा। अब वायर तो सेम है ना, ये वाला वायर और ये वाला वायर सेम है ना, बस आपने क्या अलग किया है, टेंशन। तो लेंथ और M क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेंशन को मैं T1 नाम दूंगा सिर्फ, M और L को 1 नंबर देने की जरूरत नहीं, जो डिफरेंट होता है उसी को जो है आप नंबर देते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी बात समझ आ गई। इसको ऐसी रखिए आप, इसको ऐसी रखिए, ठीक है। और एक मिनट, हाँ सॉरी, ये कितना है, ये कितना है, 380। तो इसको ऐसे ही रखिए, अभी मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, देखो कैसे। N2 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कौन बताएगा। जैसे आपने N1 का फॉर्मूला लिखा ना, N ऑफ द स्ट्रिंग, कौन सा केस, सेकंड, लेंथ तो वही है, तो 1/2L
T2 लिखूंगा, M वही लिखूंगा, ठीक है। अच्छा अब आगे सुनो, T2 मेरा कितना है भाई, और अपॉन में M। यहां पर ना एक जबरदस्ती स्टेप कर रहा हूं, उसको समझो। वो जबरदस्ती स्टेप क्या है, मुझे अगर इसकी वैल्यू उठा के इधर पुट करना है तो मुझे इधर पे क्या क्या चीज दिखना चाहिए, 1/12 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, m दिखाई दे रहा है आपको, 1/12 दिख रहा है, m दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 40। तो आप 40 को जबरदस्ती ले आओगे, हाँ, 40 डिवाइड बाय 40, मल्टीप्लाइड मैथ्स में कर सकते हैं ऐसे। अच्छा अब मुझे यहां से बताना कि 1/12 और ये 40 और ये m, ये इतना टर्म किसके बराबर है, 384 के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 384। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, 38.76 बचेगा, और अपॉन वाला ये 40 बचेगा। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 384 को ऐसे ही रहने दो। अच्छा अगर एक जीरो कट करूंगा तो पॉइंट पीछे जाता है, ये कितना हो जाएगा, 3.876। कितना हो जाएगा भाई, 3.87। अपॉन में कितना होगा, 4 बचेगा। 4 का बाहर क्या हो गया, आ गया, हाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो गया ये, 192, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर रूट चेक कर लो बच्चों, स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट का टेबल है ना हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ 3.8 का 7/6 में देखना है। एसी चालू करो यार, प्लस करते हैं। मेन डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट लिखा रहेगा ना तो सब्ट्रैक्ट करने का, कुछ नहीं लिखा है तो एडिशन ही करना होता है। कितना आंसर आ रहा है, 969, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि इधर पॉइंट नहीं है। आप क्या करो, लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ चलो लॉग नहीं इस्तेमाल करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 192, चलो 19 का 2 में देख कर बताओ जल्दी फटाफट से, 19 का 2 में जल्दी से। हाँ बोलो, 2822 ओके। और ये हो गया 0.19 का 69 में देखो, 29, चलो प्लस इंटू है ना तो प्लस करेंगे, 6 7 17 5 2। एंटी लॉग देखो, 0.57 का 7/6 में, 7 और 6 में, ठीक है। और हो गया फाइनल, यही है, क्या ऐड करना बाकी है कुछ, बराबर है ना। अच्छा पॉइंट के पहले 2 है तो लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट डाल के 10 का पावर 2 लिख सकते हो। या दूसरा एक तरीका क्या था, पॉइंट के पहले 2 है तो 2 + 1, बोलो 3, तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 के बाद पॉइंट, हाँ समझे, बहुत करें। तो ये हो गया आपका 378.2 हर्ट्स। इसमें अगर कुछ डाउट है तो मेरे को बताना, हाँ। तो ये आप बेसिकली क्या आ गया बच्चों, N2 आ गया, क्या आ गया, ये N1 तो अपने को पहले से ही पता है 384, ठीक है। अब देखो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे क्या पूछा था, नंबर ऑफ बीट्स किधर पे, इन 2 सेकेंड ना। क्या फॉर्मूला बताया था, 2 इंटू कैपिटल एन, टू कैपिटल एन कौन होता है, N1 माइनस, चलो
N1 कितना है 384 है ना, माइनस N2 कितना है 378.2 निकल कर आया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 378 ही है, ठीक है। और चलो इधर माइनस करो, 84 माइनस 78 कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4, 2 6 12, समझ में आ रहा है, ये इतना आ जाएगा। हाँ हाँ, वही अपना जैसे पॉइंट आया ना 0.2, तो 0.2 से फिर वो डबल हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बीट पर सेकंड 6 नहीं आ रहा, कितना आ रहा 6.2 आ रहा है, तो उसका डबल करके ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया भाई, एग्जैक्टली किया है ना, एग्जॉस्ट सॉल्व किया इसको। $38.76। उधर क्या लिख लेना, बीट लिखना, क्या लिखना, बीट्स 12.4 बीट्स, लेकिन पर सेकंड मत लिखना, ये 2 सेकंड का है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, फंडामेंटल दिया है, कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो आपका टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन अब कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर देखेंगे लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 0.5, वेट आपको कितना दिया है 5 kg, तो एक्चुअल में ये कौन हो गया, मास हो जाएगा आपका, कैपिटल एम लिखना इसको, ठीक है। इसको जब जी से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो टेंशन होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100, तो एन हो गया। लीनियर डेंसिटी निकालना है, मतलब आपको स्मॉल एम निकालना है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। आ जाइए, डेटा क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। कैपिटल M लिखेंगे 5 kg, तो क्या मैं टेंशन इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, वेट विच इज इक्वल टू mg एंड विच इज इक्वल टू 5 इंटू 9.8। देखो सही है, आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 49, कितना होता है 5 ज़ा 40, 4 ऊपर चला गया 30, 5 9 ज़ा 45 और 49 हो जाएगा 4, समझे। और एन आपको दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, एम आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको मालूम है कि फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को। एन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/2L अंडर रूट बोलो T/m, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, m चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ। स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या होगा n स्क्वायर 4L स्क्वायर, और इधर पे क्या होगा T/m को यहाँ पर n स्क्वायर को यहाँ पर, तो m का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर t बचेगा, नीचे 4L स्क्वायर n स्क्वायर, समझ गया। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू, चलो कैपिटल T की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट कैपिटल T बता दिया ना मैंने 49, है ना। तो ये हो गया बच्चों 49
4, L 0.5 का स्क्वायर है। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है ना, और 1/4 होता है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और n मेरा कितना है 100, ये 100 मतलब 10 का पावर 2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया तो 10⁴ हो जाएगा। हो गया सॉल्व। 10⁴ ऊपर चला गया तो नीचे 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो गया। योर आंसर इज 49 इंटू 10 का पावर -4। क्या यूनिट लिखेंगे, केजी पर, सॉरी मीटर, हाँ सॉरी, केजी पर मीटर। आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो एकदम हलवा क्वेश्चन।